नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज आपका सामान्य विज्ञान हम लोग एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान क्लास 6 का ये 11वां चैप्टर है, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो ये आपको शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो 2-3 प्रश्न में ऐसी प्रॉब्लम है, बाकी सब क्लियर है। ठीक है, 2-3 प्रश्न में ऐसे प्रॉब्लम है। पहला प्रश्न देखो, आज प्रश्न नंबर है 1। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपरयुक्त में से कौन सी ऐसी घटनाएं आवश्यक है? भाई, इन 3 घटनाओं में से कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए आवश्यक हैं? कि ए, बी, सी या तो डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप केवल बी। ये परावर्तन, सिर्फ परावर्तन की जरूरत भाई, सिर्फ परावर्तन। ये मान लो आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, तो दर्पण के लिए सिर्फ परावर्तन की जरूरत, आपको दर्पण है। ठीक है, परावर्तन की जरूरत है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन अथवा विवर्तन इसके आवश्यक नहीं है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 2। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, या जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, या जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश पर वस्तु यानी प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, तो तब वो व्यक्ति जो वस्तु को देख पाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, देखो। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। आपको असत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कौन सा गलत आंसर है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रतिबिंब जो है वो छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा भाई सही? असत्य कथन आपको चुनना है। ठीक है, असत्य कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। नहीं, छाया बनती है भाई, छाया बनती है। यहाँ पर नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर अगला है। ठीक है, अब ये भाई यहाँ से चैप्टर फिनिश होता है। क्लास 6 का 11वां चैप्टर फिनिश है। अब हम लोग क्लास 6 का 12वां चैप्टर देखेंगे, विद्युत तथा परिपथ, विद्युत और परिपथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। यानी कि जो विद्युत सेल होता है उसमें जो रासायनिक पदार्थ संचित होता है, क्या उसमें से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? आप लोग इसका क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, तो एक एक है। प्रश्न नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बातें क्या है भाई? सत्य हैं। तीनों बातें सत्य हैं। तीनों बातें ही इसके विद्युत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों बातें क्या हैं? सत्य हैं भैया। अगला है, देखो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों का उत्पन्न होती है। इस सेल का एक हिस्सा धनात्मक होता है और दूसरा हिस्सा इसका ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करती है। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आपको विचार करना है। थर्माकोल है, इधर वायु है, मानव शरीर है, एल्युमिनियम की पत्ती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से विद्युत चालक के उदाहरण है? इनमें से कौन से विद्युत चालक के उदाहरण दिए गए हैं आपके? ठीक है, थर्माकोल ये नहीं होता, ना वायु हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा और एल्युमिनियम की परतें, पत्ती। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 3 और 4 जो है वो विद्युत के, अगर सर्वाधिक भैया जो चालक होता है सबसे अच्छा वो चांदी होता है। ए जी, चांदी यानी परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है
वे विद्युत चालक तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक, थर्माकोल और वायु रोधक है, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर की भी विद्युत चालक होता है मानव शरीर। ठीक, प्रैक्टिकल भूल के करना नहीं कि पकड़ ले जाके ब्लाइट को। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, बात तो सही लग रही भाई। आपको कथन क्या, विद्युत रोधक से कथन आपसे पूछा गया है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं उसे विद्युत रोधक कहलाते हैं। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ठीक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत चालक है तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अब आपको बताना है, और ये डी दिया गया है, ए और बी दोनों है। इनमें से आपको क्या बताना भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 का होना चाहिए भाई, बी आंसर। जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भाई बी होना चाहिए सही आंसर। हम लोग देखते हैं आखिर इसमें सही या गलत पूछा क्या गया है। ठीक है, हाँ चलिए भाई, आपको सही पूछा गया था। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं तथा जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत रोधक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर उसका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर अगला है, विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट होता है, स्विच होता है, सॉकेट होता है या डाउइंग पिन होता है। विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है विद्युत बल्ब में, हो जाएगा भाई फिलामेंट। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसकी टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त हो उठता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना भाई। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना कौन सा कथन है सही। देखो कथन एक आपको दिया गया है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे, हाँ बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन ये दो गलत है। क्योंकि जो विद्युत स्विच एक क्या है उसको या तो बंद कर दो या तो भैया ओपन कर दो, है ना। ये अधिक कम की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये दो हो जाए गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सिर्फ ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न है, अगला जो चैप्टर है प्रश्न नंबर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 क्लासेस का 14 नंबर भाई सामान्य विज्ञान का चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। क्या है, चुंबकों द्वारा मनोरंजन है। इसके बारे में पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1, चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संबंध में, चुंबकों के संबंध में। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्यों, क्योंकि 3 क्या गलत है भैया। तो समान ध्रुव होते हैं उनको क्या करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव को आकर्षित करेंगे, समान ध्रुव को प्रतिकर्षित करेंगे, उल्टा दे दिया है। तो इसका मतलब 3 क्या होगा गलत, 1 और 2 क्या है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। इसकी व्याख्या देखो, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जिसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हुए अचुंबकीय पदार्थ या अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण में आकर रुकता है। अगर मान लो कोई चुंबक आप लटका रहे हो, सदैव उत्तर से उत्तर दक्षिण में आकर लटकेगा। अगर आप फिर ऐसे मान लो पूरा पश्चिम मोड़ दोगे, छोड़ दोगे, तो फिर वो उत्तर दक्षिण ही लटकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर अगला,
अगला पॉइंट है, दो चुंबकों के समान असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अगला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको सूची 1 को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। चुंबकीय है, इसे मैग्नेस है, और मैग्नेटाइट है, इसे अचुंबकीय। ठीक, इनमें से आपको मिलान करना है, क्या हो जाएगा सही आंसर। चुंबकीय, चुंबकीय आपको हो जाएगा भाई ए का हो जाएगा भाई 2, यानी कोबाल्ट क्या चुंबकीय पदार्थ होता है, ए का 2 हो जाएगा। और जो मैग्नस है वो मैग्नस बी का संबंध हो जाएगा भाई यूनान से संबंधित है, खोज की गई थी पहली बार। तो मैग्नेटाइट हो जाएगा वो प्राकृतिक चुंबक जो होता है मैग्नेटाइट होता है, और जो मिट्टी होगी आपकी अचुंबकीय पदार्थ हो जाएगी। तो भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चुंबकीय, कोबाल्ट, मैग्नस का आविष्कार सबसे पहले वहां पर जब यूनान में होता है भाई। मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है और अचुंबकीय पदार्थ मिट्टी हो जाएगा। ठीक, ये देखो जगह है। माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गणितीय के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। संभवतः मैग्नस के नाम ही पर प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया है। ये आपको व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है भाई, बताएं। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। बिल्कुल बात सही है। क्यों? बिल्कुल बात सही भाई। चुंबक को गर्म करने या चोट करने पर तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। क्या ऐसा है? अच्छा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकार रुकता है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 2 और 3 सत्य हैं, तो ये 4 क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सत्य कथन बताना था। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 का सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखो। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, उस पर चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो सदैव उसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुक जाता है। इसलिए उन्हें उत्तरी ध्रुव और तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न प्रकारों में बनाया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक जो है वो उनके आकार विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं, सिर्फ एक ही आकार के नहीं, विभिन्न आकार के बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 1 देखो। प्रश्न नंबर 1 है भाई, चैप्टर नंबर है 14 जल, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 है और उसको जल के बारे में लोग चर्चा करेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, वाष्पन है, वाष्पोत्सर्जन है, संघनन है। उपर्युक्त में से किन कारणों से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित होती? आपने देखा होगा, या तो आप मान लो ये गिलास है भाई, क्या ये गिलास है, इसमें आप बर्फ डाल दो या इसमें ठंडा पानी डाल दो, तो आप देखते होंगे कि उसके बाहरी सतह पर जल की बूंदें आ जाती है। किस कारण से ये बाहरी सतह पर गिलास की जल की बूंदें या बॉटल के जल की बूंदें बाहर आ जाती हैं? ठीक है, केवल 1 2, केवल 2 3, या केवल 3 है, या 1 2 3। तो ये कारण क्या होता है? सिर्फ संघनन होता है। वहां पर वाष्पन और वाष्पन कोई मतलब नहीं है। संघनन ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, 1 का सी आंसर। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संघनन कहा जाता है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती है। वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देने लगती हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। किसमें? वाष्प अवस्था से द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 है, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। इनमें से क्या हो जाएगा भैया सही आंसर? प्रश्न नंबर 2। ठीक, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। केवल 1 2, केवल 2, केवल 3 या 1 2 3। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? केवल इसमें 3 सही है, ये 2 गलत है। क्या है? 1 और 2 गलत है, केवल 3 सही है। क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 और 2 गलत है क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है। प्रकृति में इसे जल चक्र के लिए वायु में अजल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। जल है वो वाष्पोत्सर्जन में जल जो है वायु में जाता है। ठीक, वायु में प्रविष्ट जल जल वाष्प के रूप में होता है, जिससे बादल बनते हैं। यह जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आता है। अगला पॉइंट है, अंतिम चरण में यह जल नदियों व झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है। इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान ही रहती है। पृथ्वी पर जो है वो जल की कुल मात्रा समान ही रहती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे कथन है जो सत्य नहीं है आपको पूछा है। केवल 1 है, केवल 2, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सारी बातें क्या है? सत्य है। आपको सत्य नहीं पूछा गया है तो इसमें सारी बातें सत्य दी गई है। दोनों कथन सही है। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है भाई? राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता आपसे पूछा गया है। एमटी कोलरिज है या एसटी कोलरिज है, टीएम कोलरिज या टीएस कोलरिज? ठीक है, तो ये एसटी कोलरिज है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। एसटी कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया गया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हर जगह जल ही जल है, पीने का कोई एक बूंद नहीं। अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे भाई क्लास 6 का भाई चैप्टर नंबर 15, हमारे चारों ओर वायु। क्या है? हमारे चारों ओर भाई वायु। 15 का आप लोग क्या आंसर सही दे रहे हो? ठीक है, इसका पहला प्रश्न देखो, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन मिलकर वायु का लगभग 99% भाग बनाते हैं। ठीक है, शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? या आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें सत्य हैं, सॉरी ये दोनों ही बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसकी व्याख्या देख लो, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का लगभग 99% ऑक्सीजन लगभग जो मिलता है 20.95% है और नाइट्रोजन लगभग 78% से बनता है, जबकि शेष 1% में आर्गन आर्गन 0.93% है और कार्बन डाई है 0.0 भाई कहीं पर आपको 3 भी देखने को मिलता है, 3 और यहाँ पर 4 दिया है। कुछ अन्य गैसें जैसे कि जलवाष्प और धूलकण भी यही मिलते हैं। इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरे होते हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती है। अरे काहे नहीं घेरती है? क्यों घेरती नहीं घेरती है? वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर, क्यों भग रहा भाई, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन जैसे कथन है जो सत्य नहीं है, ए बी सी या डी, बताएं कौन सा सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? तो डी आंसर, यहाँ पर डी आंसर दिया है। 1 का सी, अरे 2 है कि हाँ 2 का है, सॉरी 2 का पूछा गया, मैं सोचा भाई 1 का है। 2 का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। 2 और 4 भाई स्थान घेरती, ये गलत है और आपका ये 4 भी हो जाएगा भाई गलत। वायु को हम देख नहीं सकते, यानी कि 2 और 4 असत्य हैं, 2 और 4 असत्य हैं, बाकी सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, देखो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 3। कथन और कारण वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इनमें से आप लोग 3 का क्या आंसर दे रहे हैं? सही, दोनों सही, ए और बी, सॉरी ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है, या दोनों सही है लेकिन वो व्याख्या नहीं करता है। आर, ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर प्रश्न नंबर 3 का? ठीक है, तो 3 का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। दोनों बातें सत्य हैं लेकिन इन दोनों में एक संबंध नहीं हुई है ना। देखो कथन स्टेटमेंट दोनों अलग अलग हैं लेकिन सत्य है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो भैया बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं भैया, ऑक्सीजन के बिना नहीं जल सकता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल चक्र के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थित होना अनिवार्य है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके भैया, चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भैया जरूर कर दीजिए सभी लोग। ठीक, यहाँ से भैया हम लोग देखेंगे आज ये क्लास 6 का शायद लास्ट चैप्टर होगा। क्लास 6 सामान्य विज्ञान का 16वां चैप्टर जो कि लास्ट है, कचरा संग्रहण एवं निपटान। कचरा संग्रहण एवं निपटान ये आज लास्ट प्रश्न होगा। कल हम लोग देखेंगे क्लास 7 का पहला चैप्टर। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुआ का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, ये भोजन को गिरजट की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुआ की सहायता करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 1। ठीक, ए बी सी या तो डी। ठीक, तो ये दोनों बातें क्या हैं? सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। सी हो जाएगा इसका
करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, साथ साथ सांपों को भी किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, इसमें एक विशेष नसना होती है जिसे गिरजड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केचुआ की सहायता करता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है, संभव नहीं है ये कहा गया है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। अब आपको बताना है इनमें से क्या आपसे पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है कि गलत पूछा जा रहा है। हाँ, सही कथन पूछा जा रहा है भाई, सही कथन इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर क्या आंसर आप दे रहे हो? 2 का हो जाएगा भैया डी आंसर। क्यों 2 का हो जाएगा? इसका डी आंसर सही, सभी बातें सत्य भी। ठीक, सही बातें क्या है? 2 का डी, हाँ 2 का डी हो जाएगा सही आंसर इसका। देखो, कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा इससे उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती है, जबकि पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को कंपोस्टिंग की जा सकती है। प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर हानिकारक गैस निकलती है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ इनको। सही, हाँ उसको सही पूछा गया था। हाँ, प्लास्टिक कंपोस्टिंग, चलिए सही बात है, सारी बातें क्या है सत्य है। अगर हम लोग देते हैं आज का लास्ट प्रश्न होगा, क्लास नंबर 6 का आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग में कौन से दुष्परिणाम है? प्लास्टिक के दुरुपयोग में कौन से दुष्परिणाम आपको दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना या पशुओं की मृत्यु का कारण है। शहरों में जल भराव या बाढ़ है। तो मुझे तो ये तीनों बातें क्या है सत्य लगती है। ये आपका प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम, ये तीनों भाई दुष्परिणाम है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, तो यहां से भैया ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग चलेंगे भाई, कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लास, इसको मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट, ये विज्ञान। ठीक है, क्लास 7 में कल हम चर्चा करेंगे भाई, क्लास 7 में चर्चा करेंगे कल। ठीक है, तो भाई सभी को नमस्कार, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।